नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीईटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, ये जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 5 करेंगे यहाँ पर हम लोग। आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो जीएस के क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम लोग। हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। तो गलत कथन का चुनाव करना है। इसमें कह रहे हैं कि ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में ना होकर के ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में है। तो आप सभी जानते हैं कि चित्रात्मक है हड़प्पा की लिपि, तो पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद है कि लिपि दाएं मतलब बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, रोमन में, तो क्या ये बाएं से दाएं लिखी जाती है? तो ये गलत है। ये लिपि जो है अभी तक ये पता चल पाया है कि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं नहीं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हमको बताना गलत कौन सा है। तो गलत यहाँ पर सेकंड ओनली है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दो टॉपिक से इंटर रिलेट करके क्वेश्चन। बुद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध धर्म है हमारे सिलेबस में। महात्मा बुद्ध जीवनी शिक्षाओं से रिलेट कर सकते हैं, कल्चर से भी रिलेट कर सकते हैं। तो पहला है यहाँ पर आपका कि सांची मध्य प्रदेश में जो बौद्ध स्मारक है। दूसरा बोध गया बिहार महाबोधि मंदिर परिसर। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जितनी भी ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, इनमें से कौन कौन सी बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये साइट्स हैं, तीन की तीनों ही। आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3, तीनों ही जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अभी हाल में केसरिया स्तूप जो है चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि ये किस जिले में है, बिहार के किस जिले में। आपको हिंट दे दी, बिहार के किस जिले में, ये नाम आप बताइए कमेंट करके। उसके बाद जैन धर्म से रिलेटेड, ये पहली जैन परिषद जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और इसकी अध्यक्षता शूलभद्र ने की थी। ठीक है, स्थूल भद्र कहेंगे इसको, थोड़ा करेक्ट करेंगे। स्थूल भद्र यहाँ पर इंग्लिश वाला सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हो गया हमारा करेक्ट। दूसरा कह रहा है कि प्रथम परिषद में 12 अंग और 12 उपांगों का संकलन हुआ था। तो ये जो है प्रथम परिषद की घटना नहीं है, ये चीज़ फाइनल हुई थी, ये कंपाइलेशन सेकंड काउंसिल में, सेकंड काउंसिल। तो ये वाला जो हो जाएगा नॉट करेक्ट हमारा। उसके बाद है कि सेकंड जैन काउंसिल जो वल्लाभी में हुई थी 1512 ईसा पूर्व में, मतलब ये जो है ईस्वी में, ईसा के बाद में, और इसको प्रोसाइड किया था देववर्धि क्षमा श्रमण ने। तो ये सही है, आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 1 और 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के दिए गए स्तंभ शिलालेखों में से कौन सा दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये पिलर एडिक्ट 5 जो है दिल्ली टोपरा के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन और भी हमसे पूछा जाता है कि जो दिल्ली टोपरा का मतलब ये टोपरा का जो पिलर है और मेरठ का, इसको दिल्ली कौन सा शासक लेकर के आया था। तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक ये लेकर के गया था मेरठ का पिलर और टोपरा का पिलर दिल्ली लेकर के। तो ये भी पूछा जा सकता है, आंसर हो जाएगा इसमें ए। उसके बाद कौशाम्बी पिलर जो है अशोक का, वो कौन लेकर के गया था इलाहाबाद। तो उसका नाम है उस शासक का जहांगीर। अब यहाँ पर हर्षवर्धन के बारे में बताना है। हर्षवर्धन का जन्म लिखा हुआ है 1590 ईस्वी में थानेश्वर में, जिसको तो थानेश्वर के नाम से पहले जानते थे, अब थानेश्वर के नाम से अब बेसिकली जानते हैं। हरियाणा में है ये जगह। ठीक है, तो पहला वाला सही। उसके बाद लिखा हुआ है कि वो हिंदू था लेकिन बाद में उसने हीनयान बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्या ये स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है? बौद्ध धर्म जरूर अपनाया था लेकिन महायान शाखा को अपनाया था हर्षवर्धन ने, हीनयान को नहीं, महायान शाखा को अपनाया था। तो ये वाला जो है गलत हो गया हमारा, और यही हमको बताना है इनकरेक्ट कौन सी इन्फॉर्मेशन है इसमें। उसके बाद दिया हुआ है कि उसके कार्यों की प्रशंसा की थी किसने, जुआन सांग ने अपने लेखन में इसकी प्रशंसा की है। उसके बाद पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सेकंड वाला हमारा आंसर है। उसने जो है हीनयान बौद्ध धर्म नहीं, महायान बौद्ध धर्म अपनाया था, महायान शाखा से जुड़े थे ये।
डैश में साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्य समिति यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में गांधी जी को अपनी पसंद के समय और स्थान पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए पूरी शक्तियों के साथ इन्होंने निवेश किया था। तो मतलब कुल मिलाकर बताना है कि ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई थी, साबरमती आश्रम में। कब हुई थी? तो ये हुई थी फेब 1930 में। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। तो 3 हमारे आंदोलन हैं, एक हो गया आपका सिविल डिसोबीडियंट वाला, एक हो गया नॉन कॉपरेशन वाला और एक हो गया क्विट इंडिया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन वाला। इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आप एक बार फैक्ट्स पढ़ जरूर लीजिएगा, ठीक है। इससे संबंधित जो एमसीक्यू करा रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम, ये आते रहेंगे, लेकिन आप बुक से भी या फिर जहाँ से पढ़ रहे हैं इन फैक्ट्स को जरूर तैयार करिएगा। क्या क्या कब कब किस किस डेट को हुआ था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे ये वाली घटना भी इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1930 की जब प्रथम स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, देशभक्ति के गीत गाए थे विभिन्न स्थानों पर। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत, जिसको हम लोग इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं, इसको प्रोवाइड किया था डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक। डिप्रेस्ड क्लासेस में जिनको ये अवार्ड मिलने वाला था, कौन कौन लोग शामिल थे? यूरोपियन, सिक्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन बेस्ड क्रिश्चियंस। तो इसमें सभी शामिल थे, मुस्लिम्स भी शामिल थे, ये सब भी शामिल थे। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, सारे यहाँ पर कथन सही है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, मॉडरेट फेस, एक्सट्रीमिस्ट फेस, क्रांतिकारियों से संबंधित ये प्रश्न तो कोई ना कोई बनना ही है आपके हिस्ट्री वाले सेक्शन से। 1921 में डैश ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन जिन संस्थाओं से लोग जुड़े हैं इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक अगर किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं, कोई किताब इन्होंने लिखी है, कोई पत्रिका चलाई थी, ये सब आपको ध्यान में रखना है। जैसे केसरी मराठा जो है, बहुत बार बार ये पूछ लिया जाता है, केसरी मराठा जो है किससे एसोसिएटेड है? तो बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्र पाल ने एक न्यूज़पेपर चलाया था वंदे मातरम के नाम से, सेम नाम से मैगजीन चलाई थी एनी बेसेंट ने, ठीक है। एक्चुअली नहीं, ठीक है, ये हर बात में ठीक है नहीं। अब वंदे मातरम जो मैगजीन है वो मैडम कामा ने चलाई थी, ठीक है, एनी बेसेंट नहीं, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सभी आपको देखने हैं। जैसे अरविंदो घोष से रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बिपिन चंद्रपाल से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जो अनुशीलन समिति बनी थी वो कहाँ कहाँ पर किसने संचालित की थी, ये सब आपको देखना चाहिए। अनुशीलन समिति की कई सारी ब्रांचेस थी, आपस में ये सब जुड़े हुए थे। ढाका की मैं अगर बात कर लें तो इसमें ये चलाई थी पुलिन बिहारी दास ने, ठीक। उसके बाद मिदनापुर की ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने। कलकत्ता वाली किसने चलाई थी, आप ये हमको कमेंट करके बताइए। और सबसे पहले और सबसे पुरानी अनुशीलन समिति किसकी है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। गदर पार्टी के बारे में बात करनी है। गदर पार्टी, इसका उद्देश्य साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य को प्रकाशित करना और सही ब्रिटिश उपनिवेशों में और सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह का आयोजन करना था। हाँ, ये बिल्कुल इसका एम था। उसके बाद इसमें क्रांतिकारी मुख्य रूप से जो शामिल थे, किसान और पलायन कर चुके पूर्व सैनिक थे, ये भी सही है। तो हम इसका आंसर वैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। ये काफ़ी थ्योरेटिकल था, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनसे पूछते हैं कि गदर पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना किसने की? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, जो मेन इसमें जुड़े हुए थे, उनके भी नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने जो मुखपत्र चलाए थे अपने, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919 के पारित होने के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनी थी, उससे इस्तीफा किसने किसने दिया था, आपको बताना है। तो जो शामिल रहे होंगे विधान परिषद में उन्होंने दिया होगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, मदन मोहन मालवीय ने दिया था, मजरुल हक ने दिया था, ठीक। अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे। इसमें आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, आपको बताना है। जेमू ग्लेशियर, ये आपका सिक्किम में है, सही है। उसके बाद है आपका मिलाम ग्लेशियर, ये आपका उत्तराखंड में, सही है। पिंडारी ग्लेशियर, ये आपका है उत्तराखंड में। सियाचिन ग्लेशियर वैसे जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन अब इसको प्रॉपर बोलेंगे तो लद्दाख का पार्ट है ये। तो यही हमारा जो है रॉन्ग आंसर हो गया। हमारा आंसर हो गया इसमें सी। हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, ये जो है माजिद हुसैन जी की किताब में लिखा हुआ है, ये है आपका कौन सा पास है? माजिद हुसैन जी की बुक में इसमें लिखा हुआ है कि जो खारदुंगला पास है ये हाईएस्ट मोटरेबल पास है। लेकिन अभी जब कंचन गोसांडी ने जो एक सोलो मोटर रेस अभी पूरी खत्म की है 17 महत्वपूर्ण माउंटेन रेंजेस से होते हुए, रिसेंट करंट अफेयर का है, तो पीआईबी में लिखा है कि हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला है। तो जो भी ऑप्शन में है उसके हिसाब से करिएगा। खारदुंगला अगर ऑप्शन में है, ये नहीं है तो खारदुंगला को लगाइएगा। अगर खारदुंगला ऑप्शन में है नहीं है, उमलिंगला है तो उमलिंगला को लगाइएगा, ठीक। तो रिसेंट और जो बुक में है उसमें ये चीज़ आपको देखना है एक बार। ये याद आया तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आपको बताना है कि ससर कांगड़ी पर्वत शिखर जो है कहाँ पर स्थित है। तो ससर कांगड़ी है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। रूब अल खाली मरुस्थल जो है निम्नलिखित में से किस देश में नहीं पड़ेगा? तो इसका विस्तार जो है आपका ओमान में है, यमन में है, यूएई में तो काफ़ी सारा इसका हिस्सा है, लेकिन ये कतर में नहीं पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो पेटागोनियन डेजर्ट, इसकी लोकेशन आपकी साउथ अमेरिका सही है। उसके बाद ग्रेट बेसिन डेजर्ट, इसकी लोकेशन जो है
यूनाइटेड स्टेट सही है, किजिलकुम रेगिस्तान जो सेंट्रल एशिया में है ये भी सही है, लेकिन दश्त मार्गो ये आपका सऊदी अरब में नहीं पड़ता है, ये पहले ही पड़ता है, काफ़ी अफगानिस्तान में पड़ता है, तो ये वहाँ नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। उसके बाद हमको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र, ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड एरिया जो है थार डेजर्ट में लोकेटेड है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये तो है ही, उसके बाद ताल छपर अभ्यारण्य ये भी है, और सुंद माता कंजर्वेशन सेंटर ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों है इसमें। थार डेजर्ट का जो स्ट्रेच है वो कितना है एक बार देख लीजिएगा। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित है और उत्तर में पंजाब और हरियाणा तक इसका है, पश्चिम में पश्चिमी तट के साथ कच्छ के रण तक है, और उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के जलोढ़ मैदानों तक है। उसके बाद हमको बताना है कि निरपक टुटेज को भारत में डैश का जनक माना जाता है। तो डैश के जनक ये कौन है? गोल्डन रिवॉल्यूशन के जनक हैं। ठीक है, भारत में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक कौन माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। ठीक, आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि भारत में टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? ऐसे ही एक क्वेश्चन अभी पिछले साल विधान परिषद में आया था कि व्हाट इज गोल्डन फाइबर, व्हाट इज गोल्डन फाइबर। तो गोल्डन फाइबर किसको कहा गया है? कई लोगों ने कॉटन लगाया था, जबकि जूट होता है, याद रखिएगा, जूट। हमारी परीक्षा में जीएसटी साफ साफ लिखा हुआ है, जीएसटी से प्रश्न होंगे, तो जीएसटी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरे एक्ट की मैं कहूँगा पीडीएफ आप सरकारी वाले डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, अदरवाइज जो भी किताब है आपके घर में लक्ष्मीकांत है तो उससे चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल मतलब क्वेश्चन फैक्चुअल आएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें आपको ऐसे लिखना है, इस हिसाब से नहीं तैयारी करना है, फैक्ट्स की तैयारी करना है। ये पूछें अगर आर्टिकल 200 मतलब ये 79 में क्या दिया हुआ है, तो जीएसटी काउंसिल दिया है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सोने पर 3% जीएसटी लगता है। उसके बाद दिया हुआ है कि कच्चे कीमती पत्थर और अर्ध कीमती सेमी प्रेशियस स्टोन्स को जीएसटी के तहत 0.25% की विशेष दर के तहत रखा गया है। सही है, इसका आंसर हो जाएगा बोथ करेक्ट। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आ चुका है एक बार कि टोटल स्लैब्स कितनी है जीएसटी में? टोटल स्लैब्स 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं या 7 हैं? आप ये हमको कमेंट करके बताइए। जीएसटी मुआवजा उपकर, जीएसटी सेस लगाने का उद्देश्य राज्यों को डैश वर्षों की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन से होने वाली राजस्व के नुकसान की भरपाई करना। जब जीएसटी आया था 2017 में, तो ये कहा गया था कि 5 वर्षों के लिए, या उसके बाद जब भी जीएसटी परिषद इसको बढ़ाना चाहे, 5 वर्षों के लिए जीएसटी सेस जो है राज्यों को प्रदान किया जाएगा। क्योंकि देखिए राज्यों के जो कर का स्रोत है वो तो केंद्र ले रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। नेशनल मिशन जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, मतलब MIDH जिसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर मिशन, इसमें हमको बताना है कि जो मतलब ये कंट्रीब्यूशन है, मतलब केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी होती है, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी वैसे इसमें 60% है। इसमें स्पेसिफिकली हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं उनको कितना देना है, क्या 60%, क्या 70, क्या मतलब 85, क्या 90? एक्चुअली मैं खुद ही गलत पढ़ रहा हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि MIDH जो है उस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना 60% हिस्सा देगी, बाकी 40% बचा हुआ स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हैं, वो क्या मतलब ये 40% दे, इनका जो मतलब हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट 60 रखेगी, 70 रखेगी, 75, 80 या 90? तो आपने देखा होगा कि हमेशा ही टराइन रीजन के जो स्टेट्स होते हैं, चाहे आप कोई भी स्कीम ले लें, उसमें जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट का 90 या 80% ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। MIDH के लिए जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल राज्यों के लिए तो 60 रहेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए रहेगा 90। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में ये जो 5 उप योजनाएं हैं इनको भी देख लीजिए एक बार। इसमें है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये कब किस वर्ष में आया था ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे जरूर से जरूर, और इसको देख भी लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों की बागवानी मिशन है, उसके बाद राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, नारियल विकास बोर्ड है, ठीक है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है नागालैंड में। उसके बाद संसद संबंधी जो प्रश्न होते हैं, इसमें पूछा है कि शैडो कैबिनेट जो है ये कहाँ की प्रथा है? तो ये हमारे यहाँ की प्रथा नहीं है, ये ब्रिटिश प्रथा है शैडो कैबिनेट। ऑप्शन नंबर सी। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए कि शैडो कैबिनेट में क्या होता है, क्या इसमें अपोजिशन के लोग होते हैं, क्या मतलब ये कुछ स्पेसिफिक किचन कैबिनेट के सरकार के लोग होते हैं, कौन होते हैं? आप ये हमको कमेंट करके बताइए। शैडो कैबिनेट किनसे मिलकर बनता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें बताना है राष्ट्रपति प्रणाली या फिर कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन की प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती है, लिखा हुआ है, यानी कि ऑन प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये गलत है, ये एक्चुअली पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए सही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये भी रॉन्ग हो जाता है यहाँ से, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है ये इसका सिद्धांत काम करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो ये दोनों क्रिस क्रॉस हैं, यानी कि दोनों गलत हैं। अगर दोनों को उल्टा कर दिया जाए तो सही हो जाएंगे। इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा डी।
संसद में उत्तर प्रदेश को कितनी सीट एलोकेट की गई हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा की कितनी कितनी सीटें हैं आपको इसमें पता होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के योग आ जा रहा है 111। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 80 जो लिखा है लोकसभा की, 31 हो गई राज्यसभा की। टोटल पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की सीटें हो गई 111, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है कि डैश के तुरंत बाद शुरू होता है और प्रक्रिया के नियमों के में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी डैश के तुरंत बाद शुरू होता है, इसमें शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और रूल ऑफ प्रोसीजर में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केसी वियर को जो है किसका विशेषज्ञ या गुणज्ञ जानकार माना जाता है? तो ये फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम के एक्सपर्ट कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इन्होंने जो है भारतीय पार्लियामेंट को जो संज्ञा दी है, ये इसके बारे में पूछा गया था एक बार। भारतीय पार्लियामेंट को इन्होंने क्या कहा था? क्या इन्होंने क्वासी फेडरल कहा था? क्या कहा था, बताइए कमेंट करके। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है वह पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहा जाता है, इसमें लिखा है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जिस तापमान पर आग पकड़ लेगा उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक वो होता है तापमान जिस पर गर्म करने पर वह द्रव की वाष्प का दाब उस द्रव की सतह पर लगने वाले वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है ऑफिशियल डेफिनेशन। इसका आंसर डी होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है जबकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं। आंसर हो जाएगा इसमें डी, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें बताना है 20 वोल्ट के विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस वाले दो बिंदुओं के बीच 15 कूलॉम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कार्य कितना होगा। तो इसमें फॉर्मूला आपको बेसिकली पता होना चाहिए, W = Q × V। तो इसमें हम ऐसे कर देंगे इसको गुणा, तो ये आ जाएगा आपका कुल मिलाकर 300 जूल वर्क डन लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें बता रहे हैं कि कौन सा कोयला जलते समय सबसे अधिक धुआं फेंकेगा। जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा धुआं फेंकेगा। कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है आपका पीट में, फिर उसके बाद होता है लिग्नाइट में, उसके बाद होता है आपका एंथ्रासाइट सबसे लास्ट में होता है। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, सबसे ज़्यादा इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर उससे कम इसमें, फिर इससे कम इसमें। ठीक, लिग्नाइट की काफ़ी फेमस माइन जो है ये नेवेली में पड़ती है, तमिलनाडु में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर तो पिट होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट अगर पूछ लेते तो उसका आंसर हो जाता है एंथ्रासाइट। डैश मांसपेशियों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों के संकुचन को संभव बनाता है। तो ये है आपका मायोसिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद केराटिन, ग्लोबुलिन, ट्यूबलिन लिखे हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। इसमें बताना है कि वर्णांतता में क्या स्थिति होती है। पहला कथन कह रहा है कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है वो केवल रेड कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाता है, जबकि ऐसा नहीं है। रेड और ग्रीन ये दो कलर जो है आइडेंटिफाई करने में अक्षम हो जाता है व्यक्ति। पहला वाला नॉट करेक्ट। और कलर ब्लाइंडनेस की कैरियर कौन होता है? विमेन होती हैं। ठीक, आंसर हो जाएगा इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा, ओनली 2 यानी कि बी। हिंदी के सवाल यहाँ से शुरू होंगे। अशुद्ध पर्याय वर्ग चुनना है, यानी कि ऐसा हमको आइडेंटिफाई करना है जिसमें तीन के तीनों एक दूसरे के पर्याय मतलब हो रहे हो, उसको हटा देना है। कोई भी एक ऐसा है जो पर्यायवाची नहीं बन रहा है अगले दो का, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। विपिन, अटवी, कानन, ये चारों जो है जंगल के पर्यायवाची, मतलब तीनों जंगल के पर्यायवाची हो गए। नग, महिधर, आद्र ये सारे पर्वत यानी पहाड़ के पर्यायवाची हो गए। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है कि धूमकेतु, धूम्रकेतु, धनंजय यहाँ पर होगा, धनंजय, जातदेव ये सारे अग्नि के पर्यायवाची हो गए। ठीक, ये जो है देह, काया ये तो शरीर के पर्यायवाची हो गए, लेकिन वायु जो है ये तो हवा का पर्यायवाची होता है। तो ये वाला जो है नॉट करेक्ट है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कमल का पर्यायवाची सरसिज है, यानी जो सरोवरों में जन्मता है, यानी कि कमल। कंज भी है, हम राम स्तुति गाते हैं, नौकंज लोचन, कंज मुक्कर, कंज पद, कंज आठुणम। शतपत्र भी होता है। इंदिवर होता है, यहाँ पर इंद्रीवर लिखा हुआ है जो कि गलत है। सही जो वर्तनी क्या है वो इंदिवर है, इंदिवर होता है कमल का पर्यायवाची, इंद्रीवर नहीं, या इंद्रीवर दिया हुआ है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किंकर का पर्यायवाची नहीं है? तो परिचर है, अनुचर भी है, चाकर भी है, नौकर भी हो सकता है, दास भी हो सकता है, लेकिन परिचायक होता है। ठीक है, परिचायक। यहाँ पर लिखा क्या है? परिचारक, तो ये वाला नहीं होगा। इसके बाद हमको बताना है जिन शब्दों के पीछे आ, त्वा, जैसे अपनत्व है, जैसे कि आप ले लो घनत्व है। ठीक, उसके बाद आव है, घटाव, आवारापन। तो ये हमको बताना है कि ये क्या होते हैं। तो इसमें हो जाएंगे पुल्लिंग, सिंपल, ऑप्शन नंबर ए। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो भील का भील नहीं सही है। उसके बाद आजा का आज ही सही है।
उसके बाद बावर्ची का बावर्चिन भी सही है, लेकिन ये वाला रॉन्ग है। साला का क्या होना चाहिए यहाँ पर? साली होना चाहिए, क्योंकि लिंग में परिवर्तन कर रहे हैं ना। खाली अगर विलोम बताना होता तो सही है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जोड़ा देखना है, कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर साली होगा। इसमें एक्टिव पैसिव बताना है, बहुत कभी कभी आसान हो जाती हैं चीज़ें अगर थोड़ा सा रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो। एक्टिव पैसिव में रूल थर्ड फॉर्म का होता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म में बदल जाती है वर्ब की। तो यहाँ पर वर्ब पकड़ेंगे सबसे पहले। वर्ब यहाँ पर क्या दी हुई है? टीच। तो हर हाल में इसको थर्ड फॉर्म में आना पड़ेगा, टॉट, ठीक। तो यहाँ पर देखिए टॉट कहाँ पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, टॉट केवल इसमें है। वॉट इज टॉट बाई मी इन द स्कूल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। इसमें आर्टिकल आपको फिल करना है। सचिन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, ठीक। तो इसमें आ जाएगा बी, द दोनों में आ जाएगा। तो ये पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं, इसमें से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो पहला यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रिमिटिव वर्ड का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, ठीक। आप प्रिमिटिव वर्ड का अगर मतलब समझते भी हैं तो भी ये जरूर देखा करिए कि पैराग्राफ में वो कहाँ पे दिया हुआ है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। कुल मिलाकर ई वेस्ट के बारे में कह रहे हैं कि अगर साइंटिफिक मेथड्स अपनाएंगे या फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत अच्छे तरीके से, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें पुराने मेथड यूज़ करेंगे तो घातक हो सकता है ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पर पुराना हो जाएगा। पहला यहाँ पर मॉडर्न दिया हुआ है, ये गलत। सोफिस्टिकेटेड दिया हुआ, जटिल, यानी ये भी गलत। उसके बाद न्यू फैंगल्ड दिया हुआ, मान लो आपको कुछ नहीं पता चला, न्यू से पता चल रहा है ना कि नया मेथड है, कुछ ना कुछ नया जरूर है इसमें, तो सेमिनल हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ई वेस्ट हजार्डस कब होगा, ठीक है। तो ई वेस्ट हजार्डस कब होगा, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है इफ रिसाइकल्ड बाय प्रिमिटिव मेथड्स। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इफ रिसाइकल्ड बाय प्रिमिटिव मेथड्स, यानी कि इसमें सी हो सकता है। और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ई वेस्ट जो है नॉट हजार्डस, यानी कि हानिकारक नहीं है जब हम इसको सेफ स्टोरेज में रखेंगे, ठीक है। तो क्या हम इसका ये मतलब निकाल सकते हैं कि ये हजार्डस तब होगा जब हम इसको नॉट सेफ या फिर अनसेफ स्टोरेज में रखेंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं इसका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉक्ड इन अनसेफ स्टोरेज, तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो ऐसे गलती हो जाती है, हम खाली देखते हैं कि खाली सी वाला सही होगा जबकि आंसर डी में होता है कभी कभी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन, डिस्कार्डेड एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? देखिए लिखा हुआ है, इनको ई वेस्ट की डेफिनेशन यहाँ पे बता दी गई है। तो ये कौन से होते हैं? ई वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। कंट्री कैपिटल यहाँ पर दिया हुआ है, सना की कैपिटल, यमन की कैपिटल सना है, सही है। उसके बाद लोम जो है ये एक्चुअली टोगो की कैपिटल है, यहाँ पर टोंगा दिया हुआ है, ये वाली नॉट करेक्ट है। कंपाला जो है ये युगांडा की कैपिटल है, सही। और जैम्बिया की कैपिटल है लुसाका, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है, लेह लद्दाख की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और कारगिल लद्दाख की शीतकालीन राजधानी है। पहला कथन सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है ये मतलब जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है जम्मू है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए शीतकालीन, और श्रीनगर जो है ये ग्रीष्मकालीन है बेसिकली। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली वन करेक्ट। इसमें कौन सा दिवस गलत मिला हुआ है आपको बताना है। नेशनल पोस्ट डे जो है 10 अक्टूबर को सही। कानून दिवस 26 नवंबर को जब अडॉप्ट किया गया था मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारी असेंबली में। फार्मर्स डे जो होता है ये होता है 23 दिसंबर को, ठीक। किसके बर्थडे पर होता है फार्मर्स डे, ये आपको बताना है कमेंट करके। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर होता है गुड गवर्नेंस डे, तो किसान दिवस जो है किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। उसके बाद दिया हुआ है कि इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका युग में गलत सम्मिलित है आपको बताना है। तो इसमें बेलूर मठ जो है ये कोलकाता में है, ठीक। उसके बाद चार मीनार जो है ये आपका हैदराबाद में है। हवा महल जो है आपका जयपुर में है, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि आपका जहाज महल कहाँ पर है, जहाज महल। उसके बाद है कि मक्का मस्जिद जो है ये हावड़ा में है, ये गलत दिया हुआ है। ये एक्चुअली कांग्रीगेशनल मॉस्क है हैदराबाद में, तो ये वाला हमारा नॉट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। पंडवानी एक फोक सिंगिंग स्टाइल है, ये कहाँ पर फेमस है आपको बताना है। तो पंडवानी ये फेमस है आपका छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना है कि आपका कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो सबसे पहला है देवधर ट्रॉफी, ये क्रिकेट संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल संबंधित है। उसके बाद नेहरू ट्रॉफी ये बोट रेस संबंधित है, केरल में होती है। उसके बाद JR ईरानी कप जो है ये हॉकी का नहीं है, ये क्रिकेट का है, ठीक, क्रिकेट का। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अभी पुस्तक आई है, ये किसने लिखी है? कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा।
अगला सवाल है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो रामसर कन्वेंशन 1971 सही, मिनमाटा कन्वेंशन जो है 2013 सही, रियो शिखर सम्मेलन 1992 सही। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे जो कन्वेंशन है इसको अडॉप्ट किया गया 1992 में और ये अस्तित्व में आया 1993 में। तो किसी भी तरीके से 1995 सही नहीं है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला सवाल है कौन सा करेक्टली मैच्ड है? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क ये अंडमान में है, सही। उसके बाद है कि मालवन समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद है गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में, लेकिन है ये एक्चुअली ओडिशा में। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 ओनली। हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी किए गए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत टॉप 10 में है, 10वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है बस ये देख लीजिए, टॉप इसमें किया है यूनाइटेड किंगडम ने। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद GDP व राष्ट्रीय आय संबंधी अंतिम अनुमान 31 मई 2021 को जारी किए गए थे। आपको बताना है GDP के संकुचन कितना प्रतिशत आंका था इन्होंने। जहाँ पर संकुचन की बात होगी यहाँ पर होगा निगेटिव ग्रोथ रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 7.3% की निगेटिव ग्रोथ रेट इन्होंने आंकी थी 2020-21 के लिए, जब कोरोना काल चल रहा था। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। अगर इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आपने नहीं देखा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। फैक्ट बेस्ड है, नंबर पता होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा जो है 2019-20 में 17.8% था, 20-21 में कितने प्रतिशत हो गया है? ये हो गया लगभग 20%, 19.9, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इफ्को ने दुनिया भर के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है। नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर किसने बनाया है? ये नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कलोल में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कलोल गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप समझौते की अभिपुष्टि की है? RCP की अभिपुष्टि की है यहाँ पर सिंगापुर ने, ऑप्शन नंबर ए। एल सल्वाडोर जो एक छोटा सा तटीय देश है, बिटकॉइन को इन्होंने लीगल टेंडर बनाया है। ये आपको किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा या फिर कहाँ पर इसकी लोकेशन है? ये लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक यानी UCB बन गया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। ये कहाँ पर संचालन करता है आपका शिवालिक मर्केंटाइल बैंक? आपको बताना है। ये संचालित होता है उत्तर प्रदेश में, इसी वजह से हमने इसको लिया है। ये उत्तर प्रदेश बेस्ड है और ये मतलब ऐसा नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में भी ये काम कर रहा है, लेकिन बेस्ड है उत्तर प्रदेश में। ये हमको बताना है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के वस्तुगत निर्यात जो है, यानी कि आपके इंडिया टोटल कमोडिटी एक्सपोर्ट हैं, अप्रैल से नवंबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट हमने किसको किया है? ठीक, तो हमने ये किया है US को, ऑप्शन नंबर ए। बजट 2021-22 के अनुसार मनरेगा को कितनी राशि आवंटित की गई है? मनरेगा ऐसी योजना है जिसको सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है इस वित्तीय वर्ष में, तो ये है 73,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय बजट को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो निर्मला सीतारमण जी बैग की बजाय उसको एक टैब में लेकर के आई थी, तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ये पैराग्राफ है, आप इसको पढ़िए, ठीक है, और इस पर आंसर देना है। मैं 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, फिर हम इसमें आंसर करना शुरू करेंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके। इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। पहले सवाल का आंसर है किंवदंती का अर्थ क्या होता है? तो किंवदंती का अर्थ होता है वह बात जो मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है किसी शासन ने राज्य के प्रबंध में ऐसी प्रतिभा नहीं दिखलाई जैसे इस पठान शेरशाह ने दिखलाई है। ये कथन शेरशाह के शासन प्रबंध की विशेष प्रशंसा करते हुए किसने कहा है? ये कीन ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि शेरशाह का जीवन कैसा था? तो विलासता से परिपूर्ण रहा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो जितने भी 1 वाले ऑप्शन है उसमें हटा लेंगे, तो कुल मिलाकर एक ही ऑप्शन बच रहा है 2 और 3। आंसर हो जाएगा इसमें सी। 71 से 75 में अब 74 वाला आपको बताना है। हुमायूं का एक दूत जब शेरशाह से मिलने गया तब शेरशाह क्या कर रहा था? तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल चुका होगा इस वाली लाइन में। जब मैं उसके पास गया तब शेरशाह कड़ी धूप में कुदाली लिए खाई खोदने में लगा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ी धूप में कुदाली लिए खाई खोदने में लगा था, ऑप्शन नंबर बी। हुमायूं और अकबर के काल से लेकर अब तक के शासन प्रबंध करने वाले किस बात का फायदा उठा रहे हैं? तो राज्य के विस्तार और संगठन को स्थायी बनाने की सुदृढ़ व्यवस्था का फायदा उठा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। अभी एक और आपका गद्यांश है, इसमें आपको देखना है। तो इसमें चांद नाम का परगना किसके अधिकार में था? आपको इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं। आप पॉज करके पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए और फिर इसका आंसर खुद से करिए। चांद नाम का परगना किसके अधिकार में था? तो ये था मोहम्मद खान सूर के अधिकार में।
अबुल फजल ने रोहतास सरकार किसे कहा है? तो रोहतास सरकार कहा है अबुल फजल ने सहसाराम और खवासपुर दोनों को, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेज इतिहासकार रेनेल ने सन 1775 के नक्शे में किस क्षेत्र को शाहाबाद जिले के रोहतास इलाके में फैला हुआ दिखाया है? तो जो दो परगने फरीद ने अपने पिता से प्राप्त किए थे, फरीद यानी शेरशाह ने, उसको दिखाया है शाहाबाद जिले से रोहतास इलाके के बीच फैला हुआ। निम्नलिखित में से कौन फरीद का शत्रु बना था? तो फरीद का शत्रु बना था मोहम्मद खान सूर, ऑप्शन नंबर डी। अर्ध स्वतंत्र अनार्य संप्रदाय के लोग कौन हुआ करते थे? तो ये थे सासाराम और खवासपुर के दक्षिण में रोहतास की पहाड़ियों में रहने वाले लोग। क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग और एप्टीट्यूड के पूरे जितने भी क्वेश्चन आए थे सबके सोल्यूशन को एक साथ देखना। 31 नंबर क्वेश्चन है परसेंटेज से। ये जो 24.5 है ये किसी नंबर का, वो नंबर अगर x है तो उसका 35% पहले लेना है और फिर जो आए उसका 70%। तो 70% आप जानते हैं 7/10 होता है। 35 मतलब आधा यानी 7/20। तब आपको मिलेगा क्या? 24.5 यानी कि 245/10। 10 से 10 कट गया, 7 7 49, पंजे 245, 20 पंजे 100। तो वो नंबर क्या निकला? 100। ऑप्शन बी यहाँ से सही है। बात करें अगर 32 नंबर की, तो एक टीम क्यू है जो कि मैच खेल रही है। टोटल 50 मैच शुरू में इसने खेले और 30% जीत लिए, यानी कि अगर 100 खेले होते तो 30 जीतती, 50 खेले हैं तो आधे जीते हैं यानी 15। क्यू टीम जो है उसने 50 मैच खेले, 15 जीत गई, 35 में वो हार गई। अब उसके बाद आगे उसको कितने और मैच खेलने चाहिए ताकि उसको कुल मिला के 50% सक्सेस रेट मिल जाए, यानी आगे वो उन मैचों को मिला के जितने भी मैच हों उसमें से वो आधे जीत जाए। तो सक्सेस रेट क्या होता है? मैचेस 1, 15 अभी जीत रखे हैं, मान लीजिए x और खेले, डिवाइड बाय टोटल मैचेस प्लेड, x और खेले, 50 अभी खेल लिए हैं, ये हो गया सक्सेस रेट का फ्रैक्शन। परसेंटेज हमको दिया है 50%, मतलब आधा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 30 + 2x बराबर 50 + x। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई, 50 में 30 गया 20। तो 20 यहाँ से सही है। 20 मैच इस क्यू टीम को और खेलने होंगे, बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33। आर्मी की किसी रिक्रूटमेंट में 55% पास हो गए और 450 फेल हो गए। तो 55% पास हुए, इसका मतलब बाकी के 45% फेल हो गए, जो कि हमें 450 के बराबर दिए हैं। तो 1% हो गया 10 के बराबर। हमसे इन्होंने पूछा है कि कितने लोग इस टेस्ट में उतरे थे, यानी 100%। 10 का 100 टाइम्स हो गया 1000, इतने लोग आए थे, डी। इसके बाद बात करें 34 नंबर की, तो दो टाइप के हॉल की बात हो रही है, एक x है दूसरा y है। y की जितनी भी कैपेसिटी है, मान लीजिए y में 100 लोग बैठ सकते हैं, तो x की 200% ज़्यादा है। 200% ज़्यादा मतलब 3 गुना, ठीक। जैसे n% ज़्यादा तो n+1 गुना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 3 गुना है 300 है। y में अगर 100 लोग बैठ पा रहे हैं तो x में 300 लोग बैठ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है। अब ये जो हॉल y है इसकी कैपेसिटी x के कंपैरिजन में कितने % कम है? तो कितनी कम है? 200 कम है। कंपेयर किससे कर रहे हैं? x से, तो उसी से डिवाइड कर देंगे, 2/3 आ गया, जिसका परसेंटेज आप जानते ही हैं 66.66 होता है, 67 यहाँ पर टू बी एग्जैक्ट, सी। 35 नंबर में दो नंबरों की बात हो रही है और किसी तीसरे नंबर की भी साथ में बात हो रही है। ये पहला नंबर, ये दूसरे और तीसरे नंबर। अगर तीसरा नंबर 100 है तो जो बाकी के दो नंबर हैं उनमें से एक उससे 60% कम है, यानी कि 40% बच रहा है, तो 100 का 40% 40 हुआ। दूसरा 54% कम है तो बाकी का 36% बच रहा है। 100 है तीसरा, तो ये 36 हो गया। हमको इसमें बताना है कि दूसरा नंबर पहले वाले से कितना % कम है। तो दूसरा नंबर है 36, पहला है 40, तो कितना कम है? 4। किससे कंपेयर कर रहे हैं? पहले वाले से, तो बटे में 40, ये हो गया 1/10 यानी कि 10%, बी। बात करें अगर 46 नंबर की, तो इसमें हमको लगाना है लॉजिकल ऑर्डर में। अगर हम बड़े से छोटा जाएं तो सबसे बड़ी होती है लाइब्रेरी, 4 आ गया। लाइब्रेरी से छोटी होती है उसकी शेल्फ, 3 आ गया। शेल्फ से छोटी होती है किताब, क्योंकि एक शेल्फ में बहुत सारी किताब आती हैं, फिर 5 हो गया। किताब से छोटा होता है पेज, और पेज से भी छोटा होता है सेंटेंस। तो सबसे बड़ी चीज़ जो लाइब्रेरी है उसको सबसे पहले रख दिया, और सबसे छोटी चीज़ जो है वो सेंटेंस है उसको आखिर में रख दिया। 435 12, ए ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 47 नंबर की। 75 बच्चे हैं किसी क्लास में और पुनीत की रैंक जो है वो ऊपर से 25वीं है, टॉप से। तो टोटल बराबर होता है टॉप प्लस बॉटम -1।
टोटल है 75, टॉप से 25 पता है, बॉटम से बतानी है, -1, 76 माइनस 25 यानी कि 51। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया, यही उसकी पोजीशन है लास्ट से। बात करें 48 नंबर की, तो ये है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हिंदी में ही पढ़े जाएं। अपने पति आसिफ का परिचय कराते हुए निशा ने क्या कहा? उसके भाई के पिता, यानी उसके पिता एक की बात है, उसके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। किसी के दादा के इकलौते पुत्र क्या होते हैं? पिता होते हैं। तो उसके पिता मेरे पिता हैं, यानी वो मेरा भाई है, तो निशा आसिफ की बहन है, बी। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, इसमें ऑड वन आउट बताइए। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें तो 3 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ये बी भी फिगर भी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है, ये भी, लेकिन ये कर्व्ड लाइन से मिलकर के बना है, डी। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि ए बी और डी 2D फिगर है जबकि सी 3D फिगर है, ये लॉजिक भी सही है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखना होता है कि आयोग ने फाइनली क्या माना है। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर, क्लॉक चैप्टर से ये क्वेश्चन है। क्लॉक और कैलेंडर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन 2016 से फिर से आने लगे हैं। तो किसी घड़ी की बात हो रही है जिस पर समय कितना हो रहा है, 2:30 और 24 सेकंड हो रहे हैं। 4 घंटे बाद घड़ी क्या समय दिखाएगी? अगर ये कंडीशन लग रही है तो, कंडीशन हम बाद में देखेंगे, पहले बताइए कंडीशन ना लग रही होती तो 4 घंटे बाद क्या समय होता? सीधे सीधे 4 घंटे बढ़ जाते, 6:30 24 सेकंड घड़ी बजा रही होती, यही तो होता 4 घंटे बाद। लेकिन कंडीशन लग रही है, और वो क्या है? हर एक घंटे में 6 सेकंड छोड़ देती है, मतलब पीछे हो जाती है। तो 1 घंटे में 6 सेकंड, 4 घंटे की बात हो रही है तो 6 चौके 24 सेकंड, इतना ही कम हो जाएगा, ये 24 सेकंड हट जाएगा, 6:30 टाइमिंग हो चुकी होगी, सी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन से। सबसे पहला सेट हमारे पास आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक, इसी सेट को हमें ध्यान रखना है। अब इसमें बात किसकी हो रही है? 3 स्क्रीन है, स्क्रीन नंबर 1 को हरे से दिखाया है, स्क्रीन नंबर 2 को लाल से, और स्क्रीन नंबर 3 को आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से। और तीनों स्क्रीन में 3 अलग अलग शिफ्ट में शोज़ लग रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसी हिसाब से डेटा को इंटरप्रेट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्क्रीन 1 में जितनी भी ऑडियंस है वो सेकंड से थर्ड शो में जब जाएगी तो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। स्क्रीन नंबर 1 मतलब हरे पर कंसंट्रेट करना है आपको, सेकंड से थर्ड शो में, ये सेकंड शो ये थर्ड शो, हरे पर ध्यान दीजिए, पहले में 6 फिर 12, तो डबल हुआ ना, मतलब 100% से मामला बढ़ गया, बी। बात करेंगे अगले 82 नंबर की। दूसरे शो पर अगर हम बात करें तो ये दूसरा शो, ऑडियंस आपको देखनी है स्क्रीन नंबर 3 से, स्क्रीन नंबर 3 मतलब नीला, तो इस 10 पर आपको ध्यान देना है। इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ ऑडियंस इन स्क्रीन 1, तो स्क्रीन नंबर 1 मतलब ये हरे वाला, तो ये 10 है ये 6 है, 4 का फ़र्क है, और ये 00 यूनिट में है, मतलब इंटू 100 है। जैसे इधर 10 दर्शक नहीं है, इंटू 100 यानी 1000 है, तो ये जो 4 का डिफरेंस है ये 100 टाइम्स 400 का डिफरेंस हो जाएगा, बी। इसके बाद अगला है 83 नंबर, टोटल ऑडियंस में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सेकंड और थर्ड शो के बीच में। ये सेकंड ये थर्ड, सेकंड में टोटल ऑडियंस इतनी है 10 6 16 27.5, इधर कितनी है 12 10 22 और 13 35.5, तो ये 12 का डिफरेंस हुआ 23.5 पे, मतलब 50% से हल्का सा ऊपर आना चाहिए, 51.6%, ए। नेक्स्ट बात करेंगे 84 नंबर की। स्क्रीन नंबर 1 पर अगर आपको पिक्चर देखनी है तो आपको 550 का एक टिकट मिलेगा, सेकंड स्क्रीन पर देखनी है तो 500 का, और थर्ड स्क्रीन पर देखनी है तो 450 का एक टिकट है। किस स्क्रीन से मैक्सिमम रेवेन्यू दिन के अंत में जनरेट होता है ये बतानी है। तो ये स्क्रीन नंबर 1 10 6 16 12 28 लोग गए स्क्रीन नंबर 1 में, और हर एक टिकट 550 का, तो इतना रेवेन्यू हुआ। बात करते हैं स्क्रीन नंबर 2 की, यानी कि लाल पर आप फोकस कर लीजिए, 11 10 21 7 28.5, और हर एक टिकट है 500 की। आपको बताना है कि किस स्क्रीन से मैक्सिमम जनरेट हुआ, 28 इंटू 550 और 28.5 इंटू 500। ये दूसरी वाली वैल्यू छोटी हो गई तो स्क्रीन नंबर 2 ऑप्शन से बाहर, और ऑल स्क्रीन हैज़ इक्वल रेवेन्यू, ये भी बाहर, क्योंकि दूसरा वाला वैल्यू छोटा, ये तो हमें दिख ही रहा है। अब उसके बाद या तो स्क्रीन नंबर 1 से आंसर आएगा या तो 3 से आएगा, 3 देखना पड़ेगा हमको। 3 में हर एक टिकट की है 450 की, और दर्शक कितने गए नीले वाले पर फोकस कर लें आप, 13 11 24 और एक 25 10 35 इंटू 35, तो कहाँ 550 इंटू 28, कहाँ 450 इंटू 35, ये वैल्यू बड़ी है तो स्क्रीन नंबर 3 से मैक्सिमम रेवेन्यू आया है। बिना सॉल्व करे ऐसे ही आप जज कर सकते हैं।
85 और आखिरी नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर सेट का। परसेंटेज स्क्रीन इंक्रीज आपको बताना है। स्क्रीन नंबर 3 के लिए आपको फोकस किस पे करना है? ब्लू वाले पर, दूसरे और तीसरे शो के बीच में। ये दूसरा शो, ये तीसरा शो, फोकस करिए नीले पर। ये 10 और ये हुआ आपका 13.5, तो 3.5 का इंक्रीमेंट हुआ 10 पे। इसे आप 7/20 लिख सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे, 35% यहाँ से सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसके बाद 86 से लेकर 90 तक अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इस पर्टिकुलर पाई चार्ट को ध्यान रखना होगा। आपको ट्रक असेंबल करना है, तो ट्रक असेंबल करने के चक्कर में अलग अलग कंपोनेंट पर कितने कितने % खर्चा आ रहा है या टाइम लग रहा है, जो भी है, ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इस पाई चार्ट से। कंपोनेंट है इंजन, पेंट, बॉडी, टायर, सीट और लाइट, इन्हीं सबसे तो मिलकर ट्रक बनता है। 86 नंबर क्वेश्चन है ट्रक बनाने में, मतलब इन सबों को असेंबल करने में 400 घंटे लग रहे हैं। 100% बराबर, क्योंकि पाई चार्ट में मैक्सिमम वैल्यू 100% होती है। तो टोटल टाइम बताइए बॉडी और टायर में। तो बॉडी मतलब ये भूरा वाला, मैरून जिसको बोल सकते हैं, और टायर मतलब हुआ ब्लैक वाला। 17, 16, 33% की वैल्यू आपको इधर बतानी है कितनी होगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 400 इंटू 33/100, 4 टाइम्स 33 4 132, इतना ही समय लगेगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे 87 नंबर की। सीट बनाने में 284 घंटे लग रहे हैं। तो सीट का मतलब हुआ ये हरे वाला, 8% बराबर है आपका 284। तो टाइम कितना लगेगा लाइट बनाने में? लाइट मतलब ये सफ़ेद वाला 6%, 8% मतलब 284, तो 6% मतलब क्या? 284 इंटू 6/8, 4 2 ज़ा 471 ज़ा 2 3 ज़ा 71 तियाँ 213 बी। बात करते हैं 88 नंबर की। तो इंजन और पेंट लगाने में 212 घंटे लग रहे हैं। मतलब एक तो ये ग्रे और लाल पर आपको फोकस करना है। 30 23 हो गया 53, 53% का मतलब हुआ 212। आपको डिफरेंस बताना है जितना भी समय लग रहा है टायर और लाइट के बीच में। तो टायर मतलब हुआ काला, लाइट मतलब हुआ सफ़ेद। 16 और 6 के बीच का डिफरेंस 10 है, तो 53 इंटू 4 होता है 212, 10 4 ज़ा 40, इतना ही समय लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 89 नंबर की। तो 89 नंबर अगर हम बात करें तो बॉडी बनाने में 204 घंटे लग रहे हैं। तो बॉडी मतलब ये मैरून कलर, ये 17% का मतलब हुआ 204। तो पेंट बनाने में कितना लगेगा? मतलब ये लाल वाला 23%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 204 इंटू 23/17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 23 इंटू 12 हमें करना है। इसे आप लिख सकते हैं 20 + 23 इंटू 12, 20 + 3 इंटू 12, 240 और 36 276 बी। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर डेटा सेट का 90 नंबर। इंजन बनाने में 6,000 रुपये लग रहे हैं, तो ट्रक बनाने में कितने लगेंगे? इनफैक्ट ट्रक की पेंटिंग करने में। तो इंजन का मतलब हुआ ये 30%, 30% बराबर है 6,000 के। तो आपको इसमें बताना है पेंटिंग यानी कि रेड, 23% मतलब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6000 इंटू 23/30, 200 इंटू 23 यानी कि 4600 सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक हमारे पास एक और सेट है डेटा इंटरप्रिटेशन का, जिसमें एक टेबल बनी हुई है। इसमें 3 कॉलम है। सबसे पहली कॉलम में नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं 1 से लेकर 6। दूसरे कॉलम में उस सिटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं मेल फीमेल मिला के, परसेंटेज में 90 85 82 से लेकर 55। और उस पर्टिकुलर सिटी में मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, इस बात का भी रेशियो दे रखा है। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं लिटरेट पीपल का, लिटरेट ऊपर टोटल नीचे इंटू 100। ये बेसिक बात हम लोग को पहले से ही पता है, इस पर इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बात की जा रही सिटी नंबर 3 की, उसमें टोटल पॉपुलेशन है 5 लाख। हमको बताना है लिटरेट कितने, पढ़े लिखे कितने हैं। तो टोटल यानी कि 100% बराबर है 5 लाख के। और सिटी नंबर 3 में कितने परसेंटेज पढ़े लिखे हैं? 82। 100% गिवन है, 82 बताना है। तो 5 लाख इंटू 82 बटे में 100, 50,000 इंटू 82 यानी कि 4,10,000 लोग पढ़े लिखे हैं, सी। नेक्स्ट बात करेंगे 92 नंबर की। 17,100 लोग यहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं उनमें से फीमेल है सिटी नंबर 5 में। सिटी नंबर 5 में अगर हम बात करें तो मेल फीमेल का रेशियो है 11/9। तो फीमेल का रेशियो है 9, 9 की वैल्यू है 1700। और ये टोटल जो लोग हैं वो हैं 11 9 20। तो टोटल कितने लोग लिटरेट हैं ये पता लगा लेते हैं। कैसे पता लगेगा? फीमेल कितनी लिटरेट है ये पता है, टोटल कैसे पता लगेगा, इससे निकाल लेंगे। तो 9 इंटू 19 00, तो ये हो गया 38,000।
38,000 लोग जो हैं वो टोटल पढ़े लिखे लोग हैं सिटी नंबर 5 में। अगर ये पूछा होता तो 38,000 आंसर होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है, टोटल लोग। अब आपको ये पता है कि 95% लोग पढ़े लिखे हैं सिटी 5 में, यानी 95% का मतलब हुआ 38,000। आपको टोटल लोग निकालने तो 100% पता करना होगा। 38,000 इंटू 100/95 ये आ जाएगा 40,000 ए। नेक्स्ट देखिए 93 नंबर। सिटी नंबर 1, 2, 3 में पॉपुलेशन 35,000, 30,000, 32,000 दे रखी हैं। हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कितने कितने वहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, इसके बाद किस में ज़्यादा है किस में कम, ये बात यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से लगानी होगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 35,000, ये 30,000, ये आपका 32,000। ये हुआ सिटी नंबर 1 में टोटल पढ़े लिखे लोग हैं 35,000 का 90%, यानी 10% 3500 कम कर देंगे तो 35,000 माइनस 3500 31,500 लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। दूसरा बात करते हैं कि 30,000 लोग हैं। ये क्या, सिटी नंबर 1 में 31,500 पढ़े लिखे निकल रहे हैं, जबकि सिटी 2 में कुल लोग ही 30,000 हैं। तो पहले में तो ऑब्वियस सी बात है जनसंख्या ज़्यादा ही होगी। तो जहाँ पर सिटी 2 इज़ ग्रेटर देन सिटी 1 लिखा हुआ है ना, उसको काट देंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि सिटी 2 में पढ़े लिखे जो लोग हैं वो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिटी 1 में 31,500 पढ़े लिखे मिल गए, सिटी 2 में लोग ही 30,000 हैं, तो जाहिर सी बात है पढ़े लिखों की संख्या और कम हो जाएगी अगर आप 85% निकालेंगे तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एक तो यहाँ है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1 एक तो यहाँ है, तो 2 ऑप्शन हमारे पहले ही हट गए। इसके बाद अगर आप देखें तीसरे में 32,000 टोटल लोग हैं, उसका 82% चाहिए तब जाके पढ़े लिखे मिलेंगे। तो ये बताइए 30,000 का 85% बड़ा है कि 32,000 का 82, तो आंसर होगा 32,000 का 82। तो ऑर्डर होगा 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। 94 नंबर अगर हम बात करें तो सिटी नंबर 6 पर फोकस करना है। लिटरेट लोग इतने हैं, यानी 55% बराबर 25 85 00, तो उस समय तो टोटल लोग कितने होंगे 100%। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 258500 इंटू 100/55, 11 5 जा 11 दूनी 11 तिहाई 33, 11 5 जा 23,500 का 20 टाइम्स, यानी 4,70,000 डी। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे 95 नंबर की। सिटी नंबर 4 पर फोकस करना है हमको। 60% वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन पता है 100%, 4600, तो कितने पढ़े लिखे लोग होंगे इसी का 60%, 3/5। अगर 10 से काटते 5 9 जा ये 27,600 के आसपास आएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक हमें बात करनी है एक अलग डीआई सेट के बारे में, जिसमें 5 टेबल दे रखी हैं। इनफैक्ट टेबल एक ही है, कॉलम 5 हैं। पहली टेबल में साल दिए हैं 15 16 17 18 19। उसके बाद दूसरी कॉलम में बैंक 1 की इन्फॉर्मेशन है कि साल 2015 में कितने करोड़ रुपए बांटे लोन के तौर पर, 19 तक। सेम इन्फॉर्मेशन तीसरी कॉलम में बैंक 2 के बारे में, चौथी में बैंक 3, पाँचवीं में बैंक 4 और छठी नंबर में बैंक 5 के बारे में सेम इन्फॉर्मेशन गिवन है। 96 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बैंक 2 के बारे में हमको बात करनी है। यहाँ पे 2015 से 2019 के बीच में जो इसने लोन बांटा तो परसेंटेज इंक्रीज उसमें क्या था। तो 2015 में 165, 19 में 222, तो 35 बाई 57 बाई 165 इंटू 100, 5 3 जा 5 3 जा 520 जा 1140/33, 34 पॉइंट समथिंग आएगा डी। 97 नंबर क्वेश्चन में बात की जा रही है कि ये जो 5 साल की ड्यूरेशन है इसमें कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिन्होंने लगातार इंक्रीमेंट दिखाया है या फिर लगातार डिक्रीमेंट दिखाया है लोन बांटने में। तो बैंक 1 के बारे में बात करें 365, 395, 417, 23, 52 लगातार बढ़े हैं ये लोग, तो ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा क्योंकि लगातार बढ़ रहा है। तो जिस ऑप्शन में बैंक 1 को इन्होंने इग्नोर किया है इसको हटा देंगे, डी ऑप्शन। उसके बाद बैंक 2 की बात करें 165, 218, फिर 185 कम हो गया। अगर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ना चाहिए, घट रहा है तो लगातार घटना चाहिए। तो इसी क्रम में ये यहाँ से आउट हो गया। बैंक 2 के बारे में जहाँ पे लिखा हुआ है गलत। बैंक 3 आते हैं 238, 265, 95, 78 कम हो गया। अगर बढ़ रहा है तो लगातार बढ़ना था। तो 3 भी हमारे रेंज से बाहर, ये 3 दिया है बाहर, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। आप 4 चेक कर लीजिए, 5 चेक कर लीजिए, लगातार इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा।
बात करते हैं 98 नंबर की, तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है ये चुनाव करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि साल 2019 में सबसे ज़्यादा लोन जिस बैंक ने बांटा उसका नाम बैंक 2 है क्या? ये साल 2019 सबसे ज़्यादा लोन ये 452 वन ने बांटा, ना कि 2 ने, गलत। दूसरा है कि साल 2017 में जिस बैंक ने सबसे कम लोन बांटा वो उसका नाम है बैंक 5, तो ये साल 2017 ये 185 बैंक 2 ने सबसे कम बांटा है, तो बैंक 5 यहाँ से बाहर। सही कौन सा स्टेटमेंट है? कोई भी नहीं, आंसर हो गया है डी, नन ऑफ दीज। 99 नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर साल 2019 में सभी बैंकों ने कुल मिला के कितने करोड़ रुपए का लोन बांटा बताना है, मतलब इन सब वैल्यूज़ को जोड़ जाड़ के लिखना है और कुछ नहीं। 4 2 6 3 9 2 11 2 13 1300 तो यही हो गया। 5 2 7 1 8 5 13 5 18 180 2 2 4 1 5 7 12 8 20 1300 और 200 1500 बी। आखिरी क्वेश्चन बात करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा सेट की, और साथ में ये जो पूरा पेपर है इसका भी आखिरी क्वेश्चन है। 100 नंबर है। साल 2015 से 19 के बीच में परसेंटेज इंक्रीज बताना है लोन बांटने के टर्म्स में बैंक 4 में। तो ये साल 2015 बैंक 4 ने कितने बांटे? 209। ये साल 2019 बैंक 4 ने कितने बांटे? 257। 57 में 9 गया 48 बटे 209 इंटू 100। अगर ये 200 होता तो 24 आंसर होता, नीचे बढ़ा है मतलब ऊपर घटेगा, 24 से ऊपर वैल्यू गलत। पूरा ध्यान से सॉल्व करेंगे, 22.96 सही हो जाएगा।